हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सर में। आज की कक्षा जो है वो स्टैटिक जीके पे आधारित होगी। इसके पहले हम लोगों ने एक क्लास स्टैटिक जीके का कर रखा है। आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर क्लास को एक बार देखें और देख कर अपना कमेंट के माध्यम से अपने विचार को हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज स्टैटिक जीके के अंतर्गत हमने जो टॉपिक रखा है वो है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। इसके अंतर्गत कई सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह जो आज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, नेशनल एम्बेलम, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये तमाम चीजें हैं। तो इनसे एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इनको हम बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक देखेंगे। जैसे आप लोगों ने, मुझे जहां तक लग रहा है आप सभी लोग इस टॉपिक से परिचित होंगे और बहुत कुछ चीजें जान भी रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ एक पॉइंट हो सकता है जो आज आपको नया सीखने को मिले। ठीक है, तो क्लास में आप लोग बने रहिए, देखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कहां से लिया गया है, उस पर क्या क्या दर्ज है, क्या क्या उस पर लिखा है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सबसे पहले जो है अशोक स्तंभ, ये आप जान जाइए। वो अशोक स्तंभ कहाँ का, क्योंकि अशोक के कई सारे स्तंभ मिले हैं, लेकिन कौन सा स्तंभ, तो जो स्तंभ सारनाथ से मिला है वो स्तंभ। और अशोक के स्तंभ पे क्या किया गया है, कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं। जैसे अशोक के स्तंभ के ऊपर सत्यमेव जयते लिख दिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जब बनाया जा रहा था तो अशोक के स्तंभ के ऊपर सत्यमेव जयते लिख दिया गया और उसके ठीक नीचे चार सिंह एक दूसरे के तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं, जिसमें से 3 सिंह तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन एक सिंह जो पीछे पड़ जाता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब अशोक स्तंभ कहां से मिला है, तो सबसे पहले उस स्थान को देखते हैं। तो अशोक स्तंभ अशोक स्तंभ ये लिया गया है कहां से, तो आप सबको पता होगा, सारनाथ स्तंभ से। कहां से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। ठीक, सारनाथ का अशोक स्तंभ। अब सारनाथ इसमें आया है नाम, तो सारनाथ से संबंधित 2-3 पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनको हम यहीं पे देख लेते हैं। सारनाथ एक महत्वपूर्ण स्थल है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और इससे संबंधित एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सारनाथ ये है कहाँ। तो सारनाथ आपका कहाँ है, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी या बनारस के समीप। ठीक है, बनारस के समीप। सारनाथ का दो प्राचीन नाम फेमस है, जिससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है, खासकर टीजीटी एग्जाम्स और जीएस में भी पूछा गया है कि सारनाथ का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है। तो सारनाथ का पुराना या प्राचीन नाम 2 है, आप दोनों जानते रहिए। एक तो आपका है ऋषिपत्तनम, आपको पता भी होगा, ऋषिपत्तनम। और दूसरा क्या है आपका, है मृगदाव। ये सारनाथ के 2 प्राचीन नाम हैं। इसके अलावा सारनाथ और क्यों फेमस है, तो आप लोग
जाते होंगे तो अक्सर वहां आपको भगवान बुद्ध की मंदिर मूर्तियां आपको वहां मिलती होंगी, मंदिर में मिलते होंगे। तो और क्यों प्रसिद्ध है? सारनाथ में महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। अब सारनाथ से संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकता है? सारनाथ से संबंधित एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, ये कब खोजा गया और किसने खोजा? ये जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, ये कब खोजा गया और किसने खोजा? तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो खोज है, खोज वो 1904 कहीं कहीं 1905 मिलता है। 1904 या 5 जो भी ऑप्शन में है उनको लगाइएगा, अगर दोनों है तो 4 लगा लीजिएगा। ठीक है। तो 1904 और 5, और जो जिस व्यक्ति ने खोजा था वो एक अंग्रेज थे, उनका नाम था फ्रेडरिक ओर्टेल। फ्रेडरिक फ्रेडरिक ओर्टेल ओर्टेल। तो मेरे ख्याल से इतने ही पॉइंट में आप लोगों ने 1 या 2 पॉइंट कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है। तो जो मैं टॉपिक उठाया हूँ, ये देखने में आपको आसान लग सकता है, आसान है भी, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर भी एग्जाम की गहराई को देखते हुए, एग्जाम की कठिनता को देखते हुए, आसान से आसान टॉपिक को काफी डीप में पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं जो इस पे राष्ट्रीय चिन्ह पे जो सत्यमेव जयते लिखा है, थोड़ी सी हम बात सत्यमेव जयते पे भी कर लेते हैं। थोड़ी सी बात सत्यमेव जयते का क्या मतलब है और ये कहां से इसको ग्रहण किया गया है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय चिन्ह पे सत्यमेव जयते ये लिखा है, ये संस्कृत भाषा में लिखा है और इसका अर्थ होता है कि सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है। ठीक है। अब ये सत्यमेव जयते कहां से हमने लिया है, सरकार ने कहां से सुग्रहण किया है? तो ध्यान दीजिएगा, सत्यमेव जयते जो है एक उपनिषद है, उसको नाम है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, या इसी को हम एक अन्य नाम से बुलाते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद या मुंडकोप उपनिषद, इसका मतलब ये होता है कि इसको मिला दिया गया, संधि कर दिया गया। संधि जब आप पढ़ेंगे हिंदी में तो आपको बताया जाएगा कि 2 स्वरों या 2 व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो जब ये 2 क पर अ और उ मिला है तो ओ बना है। तो 2 स्वर मिल रहे हैं तो जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। तो ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब इसके नीचे जो 4 सिंह हैं, 4 शेर हैं, उसको देखते हैं। जो राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे जो 4 सिंह हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह में अशोक स्तंभ
अशोक स्तंभ के नीचे 4 सिंह अर्थात शेर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, पीठ किए हुए हैं, जिसमें 3 सिंह तो दिखाई देते हैं, लेकिन चौथा नहीं दिखाई देता है, लेकिन चौथा सिंह नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में एक सामान्य जानकारी हो गया है। अब इसके बाद इसमें हम क्या देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसे भारत में संविधान द्वारा कब या संविधान सभा द्वारा या संविधान द्वारा कब अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था गणतंत्र दिवस के दिन। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया कब, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ये डेट आप क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, वो ये है कि राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग मतलब किस कलर के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग भारत में कौन से अधिकारी पदाधिकारी या मंत्रीगण करते हैं। ठीक है, तो 3 रंग आपको याद रखना है, नीला, लाल और पीला। कौन कौन सा, नीला, लाल और पीला। तो आप यहां पे देखिएगा, राष्ट्रीय चिन्ह यदि नीले रंग का है या लाल और हरा, राष्ट्रीय चिन्ह नीले रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग भारत के मंत्रियों द्वारा, भारत सरकार के मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वहीं पे लाल रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग राज्यसभा के सदस्यों और पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो हरे रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग लोकसभा के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपको जानना चाहिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते। और एग्जाम में भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो ये आपका राष्ट्रीय चिन्ह था, इसे अशोक स्तंभ के नाम से हम जानते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत सत्यमेव जयते और 4 सिंह
भी होते हैं। अशोक स्तंभ जो है ये सम्राट अशोक का जो सारनाथ का अशोक स्तंभ था वहां से लिया गया है। और जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है इसकी खोज फ्रेडरिक ओरेटल के द्वारा 1904 में की गई थी। सारनाथ के बारे में हमने क्या थोड़ा सा पढ़ा था कि ये इसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम और मृगदाव है। और जहां पे महात्मा बुद्ध ने जब उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में ही दिया था। इसके बाद हमने देखा था कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। साथ में राष्ट्रीय चिन्ह यदि इन 3 रंग के हैं तो कौन कौन से भारत के पदाधिकारी अधिकारी इसका प्रयोग करते हैं, हमने ये भी देखा। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। क्या देखते हैं? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पहला राष्ट्रीय प्रतीक हमने पढ़ा नेशनल एम्बलम के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। अब हम जो दूसरा पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज किस समिति, राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगर ये आपसे पूछा है सबसे पहले को, कई बार पूछा भी है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पहले काफी समय तक लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी हैं। हालांकि ये फैक्ट सही नहीं था। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ साथ संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, वो थे। तो आप एक पॉइंट पे लिखिएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज ठीक है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं। तो नाम क्या है? तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा। तिरंगा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें ये जो झंडा है, ये जो फ्लैग है, ये 3 रंग का है। कितने रंग का है? 3 रंग का है। तो 3 रंगों के कारण नाम क्या पड़ गया? नाम तिरंगा हो गया। क्या नाम हो गया? तिरंगा हो गया। पहला तो नाम आप देख लिए। अब दूसरा देखेंगे कि इस राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसका डिजाइन किसने किया। हु इज द डिजाइनर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हु इज द डिजाइनर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय झंडे का या तिरंगे का डिजाइनर कौन है? याद रखिएगा इनका नाम पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। पिंगली
वेंकैया सन 1921 में इन्होंने अपने ये जो तिरंगा इसका डिजाइन क्या किया था, तैयार किया था। नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया। ये एग्जाम में पूछ भी सकता है और काफी विद्यार्थियों के लिए भी नया है, तो आगे भी एग्जाम में पूछने की संभावना है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जो हमारा तिरंगा है इसको अपनाया कब गया, अपनाया कब गया। तो अपनाने की क्रम में हम दो डेट याद रखेंगे, एक तो संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, और दूसरा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब हमारे यहाँ, जब देश हमारा अपना गुलाम था और जब हम अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थी, अहम भूमिका निभा रही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले देखा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यानी कि आईएनसी, इसके द्वारा कब अपनाया गया था, इसके द्वारा 1931 में अपनाया गया था। और यदि बात चलती है संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, तो ये डेट आपका है 22 जुलाई 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, तिरंगा, तीन रंगों के कारण। साथ में इसके डिजाइनर कौन है, तो पिंगली वेंकैया साहब हैं, 1921 में इसको उन्होंने तैयार किया था। और अगर इसको अपनाया देखा जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1931 में से अपनाया गया था। मे भी शायद कराची अधिवेशन था वो, आप एक बार देख लीजिएगा। दूसरा क्या है, संविधान सभा के द्वारा, तो ये 22 जुलाई 1947 को इस तारीख को क्या किया गया था, अपना लिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद और क्या देखना है, तिरंगे से संबंधित एक और फैक्ट जो आम तौर पे यदि आप स्टूडेंट हैं और किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या यदि आप एक अध्यापक हैं या अध्यापक बनने की ओर अग्रसर हैं, तो ये पॉइंट आपको, या आप एक जननायक हैं, एक लीडर हैं, एक नेता हैं, तब भी आपको ये पॉइंट पता ही होना चाहिए। और वो पॉइंट क्या है कि अक्सर हम कहीं कभी सुनते हैं कि तिरंगे को फहरा दिया गया, तिरंगे को लहरा दिया गया, या ध्वजारोहण कर दिया गया। तो क्या ये सबका एक ही मतलब होता है, और प्रत्येक वेकेशन पे, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, तो प्रत्येक वेकेशन पे हम किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं इस काम के लिए? नहीं, यदि आप शिक्षित नागरिक हैं, यदि आप जागरूक नागरिक हैं, तो आपको शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। जब आप मंच से बोलें तो उन शब्दों को सोच समझ के बोलें। तो देखते हैं सबसे पहले क्या, तिरंगा। तिरंगा, तिरंगे को हम दो चीज करते हैं, या झंडा, आप झंडा भी कह सकते हो, झंडा। तिरंगे या झंडे को हम दो, एक तो क्या करते हैं, ध्वजारोहण कहते हैं, ध्वज अर्थात ध्वजारोहण, ये शब्द होता है। दूसरा होता है फहराना। क्या होता है, फहराना। फहराना, तो पहले आप तारीख समझ लीजिए, वो वकेशन, वो अवसर समझ लीजिए कि कब ध्वजारोहण करते हैं और कब फहराते हैं, फिर उसका हम आपको अर्थ ही बता दे रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ध्वजारोहण कब करते हैं। तो ध्वजारोहण स्वतंत्रता दिवस पे करते हैं, स्वतंत्रता दिवस। और आप सबको पता ही है कि अपना देश कब स्वतंत्र हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना? नहीं, अपना देश कब स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। तो जब भी हम 15 अगस्त
में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो वहां पे ध्वजारोहण कहते हैं। और जब भी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, तो यहां हम क्या करते हैं, कब कब मनाते हैं, 26 जनवरी, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था, 1950। तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम अपने तिरंगे को फहराते हैं, क्या करते हैं, फहराते हैं। और प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम अपने तिरंगे क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है। ध्वजारोहण में क्या किया जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ध्वजारोहण में क्या किया जाता है कि झंडे को, अर्थात जो हमारा तिरंगा है उसको, झंडे को क्या किया जाता है, नीचे से उसको बांध दिया जाता है रस्सी में, और उसको क्या करते हैं, वो हम उसको खींचते हैं, वो तिरंगा ऊपर जाता है। तिरंगा क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर हम खींचते हैं और ऊपर क्या करते हैं, उसको हम वो ध्वजारोहण करते हैं। जबकि फहराने में क्या करते हैं हम, गणतंत्र दिवस को तिरंगा या जो भी अपना झंडा है, तिरंगा है, वो ऊपर ही बंधा रहता है, उसमें फूल वगैरह रखकर बांधा गया रहता है, और उसको खींचते हैं, क्या होता है, फूल गिर जाता है, वो अपना तिरंगा क्या होता है, फहर जाता है। तो दोनों की क्रियाओं में भी अंतर है। जब हम ध्वजारोहण करते हैं तो तिरंगे को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, और ऊपर जाके क्या करते हैं, वो अपना लहराने लगता है। लेकिन जब हम झंडा को फहराते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर पहले से ही वो ऊपर बंधा रहता है, उसमें फूल पत्ती वगैरह डालकर, और उसको हम खींचते हैं तो फूल पत्ती नीचे गिरती है और वो तिरंगा हमारा क्या होता है, फहर फहर जाता है। तो ये क्रिया है, क्या है, आपको पता होनी चाहिए। जब भी कभी आप भले स्टूडेंट हो या अध्यापक बनने के क्रम में हो या अधिकारी बनने के क्रम हो या राजनेता नेता बनने के क्रम में हो, तो जब भी आप इस वोकेशन में जब जाएं और कभी आपको मंच पे बोलने का मौका मिले, तो बोलते समय आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसको आप जीके की परिप्रेक्ष्य से समझ सकते हो कि अब तक भारत में या कहीं पे भी पूरे विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर या सबसे ऊंचा जो झंडा फहराया गया है वो कौन सा फहराया गया है, सबसे ऊंचाई पे अब तक जो तिरंगा फहराया गया है भारत का, वो कौन सा फहराया गया है। तो याद रखिएगा एक डेट, 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगांव में, कब, 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगांव में लगभग 360-61 फुट ऊंचे ऊंचाई पर अपना तिरंगा क्या किया गया था, फहराया गया था। तो एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एग्जाम पूछ भी सकता है कभी कभी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ रहे हैं, नेशनल सिंबल्स, इनके अंतर्गत हमने दो चीजें पढ़ा, एक है राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल इम्बेलम, और दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज अर्थात नेशनल फ्लैग। हमने इसका अध्ययन किया और उम्मीद है कि एग्जाम्स में यदि इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो जो यहाँ चर्चा किया गया वहीं से आपका काम हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जो अन्य टॉपिक हैं उनको अगले हम 1 या 2 कक्षा में, जीके स्पेशल की कक्षा में, स्टैटिक की कक्षा में पूरा कर लेंगे। और एक एक करके ये जो जीके स्टैटिक है इसमें ये भरमार है, ये समाप्त होने वाली चीज इतनी जल्दी नहीं है। तो प्रयास ये रहेगा कि सप्ताह में 1 या 2 क्लास स्टैटिक जीके का आपको मिलता रहे, जिससे आपकी सामान्य जानकारी जो है वो इनहेंस होती रहे, वो बढ़ती रहे, ताकि एग्जाम से लेकर आप एक जागरूक नागरिक बनने तक की दिशा में अग्रसर होते रहें। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करें, बताने की कृपा करें। और यदि क्लास आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं, और अपने दोस्तों मित्रों के में क्या करें, चैनल को वहां भेजकर सब्सक्राइब करें, उनको प्रेरित करें कि वो भी इस चैनल को देखकर अपनी तैयारी को क्या करें, बूस्ट करें, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।